अब हम इसको एक ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले से कनेक्ट करके देखते हैं। देखो आपने ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही आपने आज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हमको क्लियर है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वो दो मासेस के बिटवीन अप्लाई होता है और इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो जी है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने m1 m2 को पहले एयर में रखा हुआ है तो जो फोर्स लग रहा है, अब आप इनको वाटर में रख दो, कोई दूसरे मीडियम में रख दो, अभी भी फोर्स उतना ही लगेगा। लेकिन यहां बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे K जो है वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब एयर और फ्री स्पेस में Q1 और Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो अलग होगा। किसके कंपेयर में? अगर आप उसको मीडियम में रख देते हो दोनों चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पर, तो जो अब फोर्स लगेगा वो पहले से डिफरेंट होगा, और हम ये डायरेक्ट बोल देते हैं कि कम होगा, क्योंकि मीडियम फिल करने पर इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है। वो कैसे होगा वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखो, मीडियम चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज हो जाता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमने यहां पर बातें करी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या कूलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके बारे में हमने यहाँ पे बातें करी, और उसको थोड़ा सा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेट भी करा कि भाई दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब हम बात करेंगे बाद में इसमें के वैल्यूज के बारे में, के फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, तो हमने यहां तक ये बातें कवर करी।